प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सबसे पहले तो ये बात है कि प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर के अंदर जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि वो इन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से कंप्यूटर एक काम करे, तो बहुत सारी इंस्ट्रक्शन का एक कंप्लीट सेट जो है वो एक प्रोग्राम कहलाता है। और ये प्रोग्राम जो है वो यकीनन कुछ स्पेसिफिक रूल्स और कंडीशंस के हिसाब से लिखा जाता है। तो मुख्तलिफ तरीके के रूल्स अलग अलग डिफाइन किए गए हैं और वो अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यह है कि पता होना चाहिए तो भाई एक प्रोग्राम क्या होता है, तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, बचपन से यही सुनते हुए आ रहे हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, अब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अलग अलग उसके फॉर्मेट होते हैं, कैसे कुछ किस तरह से लिखना है, ठीक है, उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो जो उसकी कमांड्स होती हैं, उसकी स्टेटमेंट्स होती हैं, जिस तरह से उस पर काम किया जाता है, ठीक है ना, तो वो सारी कहलाती हैं हमारे पास एक खास जो फॉर्मेट है जिस पे लिखा जाए, वो हर लैंग्वेज का अपना एक सिंटैक्स कहलाया जाता है, ठीक है। सिंटैक्स का मतलब ये होता है कि हर लैंग्वेज का अपना एक रूल है कि इस तरीके से इसमें लिखा जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे अगर पाइथन है तो उसमें हम लिखते हैं प्रिंट और फिर दो राउंड ब्रैकेट और फिर हम लिख देते हैं कुछ भी ABC, ठीक है। इसी तरह अगर C लैंग्वेज है तो हमें उसमें कुछ इस तरह से लिखना है, प्रिंट F और फिर कोटेशन में ABC फिर एक सेमीकोलन, ठीक है। तो जावा है तो उसमें कुछ अलग तरीके से करते हैं, ठीक है, उसमें कुछ इस तरह से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और फिर इस तरह से ABC लिखकर, तो हर का अपना अपना अलग तरीका है, तो ये हर एक का अपना सिंटैक्स कहलाता है। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक सिंटैक्स होता है, ठीक है, उसके हिसाब से उसमें हम कोडिंग करते हैं, ठीक है। ये चीजें मैं पहले तुम्हें शायद बता भी चुका हूं कि पहले सबसे एक एल्गोरिथम डिजाइन किया जाता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए, ठीक है। तो पहले हम अपने पास एक एल्गोरिथम बनाते हैं, फिर उसका एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट के बाद एक हम उसका सूडो कोड डिजाइन कर लेते हैं। सूडो कोड का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा जनरल कोड जो कि हर लैंग्वेज में समझ के उसके हिसाब से कोडिंग की जा सके। आमतौर पर सिंटैक्स फॉलो नहीं कर रहा होता है सूडो कोड, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर एक सोर्स कोड होता है, ठीक है, ये बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो सोर्स कोड जो है ना वो सिंटैक्स बेस्ड होता है, इसमें सिंटैक्स का ख्याल रखा जाता है। अगर पाइथन का सोर्स कोड लिखा जा रहा है तो वो पाइथन के सिंटैक्स के हिसाब से होगा, सी लैंग्वेज का सोर्स कोड है तो वो सी लैंग्वेज के सिंटैक्स के हिसाब से होगा, ठीक है ना। अच्छा, ये तो एक जनरल सी बात होगी। अच्छा, बात ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत क्यों पेश आई। तो जाहिर बात है कि जब पहली मर्तबा जब शुरू में कंप्यूटर डिजाइन किए गए तो जाहिर बात है उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था, ठीक है। तो तीन तरीके से डिवाइड किए गए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। शुरू जमाने में जो लैंग्वेजेस होती थी वो लो लेवल लैंग्वेजेस कहलाती थी, उसके बाद थोड़े आगे चल के बनी वो मिड लेवल लैंग्वेजेस हैं, और उसके बाद आजकल जो काम हो रहा है ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज का मतलब है इनिशियली जिन पे काम होता था, जैसे मशीन लैंग्वेज, ठीक है। मशीन लैंग्वेज किस तरह से होती थी, 1-0 बेस्ड होती थी, ठीक है। 1 और 0 के कॉम्बिनेशंस के हिसाब से जो डायरेक्ट मशीन कोड होता है, ठीक है, जिसमें डायरेक्ट हार्डवेयर के नियरेस्ट होती है लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन के हिसाब से, और फास्ट भी होती है, लेकिन इसमें कोड करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसीलिए इससे आगे चलकर थोड़ी एक एडवांस लैंग्वेज बनाई गई जिसे आमतौर पे असेंबली लैंग्वेज के नाम से, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज क्लोज टू मशीन लैंग्वेज होती है लेकिन ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल भी होती है, लेकिन थोड़ा सा उसमें कोड में मेमोरी लेवल पे काम करना पड़ता है, रजिस्टर्स वगैरह डिफाइन करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो छोटे छोटे काम भी थोड़े से बढ़ जाते हैं उसमें, अगर प्रिंट भी करना है तो 3-4 लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो
ये सेमी लैंग्वेज थोड़ी सी मॉडिफाइड हो गई, इतना ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ी उसमें जितनी मशीन लैंग्वेज में होती है, लेकिन या लो लेवल लैंग्वेजेस में जितनी एफर्ट होती है, तो मिड लेवल लैंग्वेज में असेंबली की तरह जो लैंग्वेज हुई वो ज्यादा इजी थी इनके मुकाबले में। लेकिन स्टिल उसमें जो है ना ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं थी, वो इतनी ज्यादा आसानी से उसके कोड को समझा नहीं जा सकता था। तो इसलिए बाद में थोड़ा हाई लेवल लैंग्वेजेस आई, जिसमें हमारे पास सी लैंग्वेज है, जावा है, पाइथन है, और रिसेंटली जितने भी लैंग्वेजेस चल रही हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस ही हैं, क्योंकि इनके अंदर जो कोड लिखा जाता है वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल ज्यादा है। अगर प्रिंट करना है तो मैं सिर्फ एक प्रिंट का फंक्शन लिखकर उसमें कुछ पैरामीटर्स पास कर दूंगा, वो प्रिंट हो जाएगा। उसके लिए मुझे मजीद कुछ बैकएंड पे कोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये फायदा होता है हाई लेवल लैंग्वेजेस का। तो ये तीन कैटेगरीज हैं जिनमें लैंग्वेजेस को डिवाइड किया गया। लो लेवल लैंग्वेजेस जो कि पहले जमाने में इस्तेमाल होती थी, उसके बाद मिड लेवल लैंग्वेज जो कि शायद अभी कहीं हार्डवेयर बेस्ड कोई काम अगर करना हो तो जरूरत पड़ती है, या कुछ एक्स्ट्रा कोई नया आपको इंजन या कोई लैंग्वेज कोई डिजाइन करनी है अगर तो। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेजेस जो कि आजकल बहुत कॉमन है, ठीक है। ये तो तीन तरीके की टाइप्स हो गई लैंग्वेजेस की, ठीक है ना। इसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे फिर फ्रेमवर्क्स भी आ गए। मतलब मिसाल के तौर पे जावा स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, फर्ज करो तो जावा स्क्रिप्ट का जो है ना, जावा स्क्रिप्ट एक है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट में क्या काम होता है, जावा स्क्रिप्ट में सबको पता होगा वेबसाइट्स वगैरह बनती हैं, उसके जो बैकएंड के स्क्रिप्ट्स होते हैं वो जावा स्क्रिप्ट के अंदर लिखे जाते हैं। इससे एडवांस कुछ किया क्योंकि इसमें बहुत सारा काम हर एक जीरो से डिफाइन करना पड़ता था, बहुत सारा कुछ लिखना पड़ता था, तो इससे थोड़ा एडवांस फॉर्मेट उसका बना दिया। तो वो उसके बाद उसे आजकल जैसे सुनने में भी आया होगा आप लोगों के एंगुलर जेएस, राइट। फिर एंगुलर जेएस के कुछ मजीद आगे वर्जन आ गए, वो एंगुलर 8 वगैरह आजकल शायद चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसके एडवांस फ्रेमवर्क है जो कि फॉलो इसको कर रहा है, लेकिन इसका मजीद एक एडवांस फ्रेमवर्क बना दिया जिसमें बहुत सारी चीजों को समराइज कर दिया, आसान कर दिया। तो इस तरह फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क का मतलब आसान जबान में फ्रेमवर्क एक ऐसी चीज होती है जिसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज का कलेक्शन होता है। अपने प्री डिफाइंड फंक्शन या कस्टमाइज फंक्शंस हम बहुत सारे बना देते हैं, और उसमें वो बैकएंड का काम जो कि हमें बार बार करना पड़ता है उसका एक समराइज फंक्शन बना देते हैं, और ऐसे बहुत सारे फंक्शंस को जमा कर हम एक लाइब्रेरी पूरी बना देते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी क्या होती है अपने आप में, कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। बहुत सारे फंक्शंस को मिलाकर एक लाइब्रेरी बनाई, और बहुत सारी लाइब्रेरीज ऐसी अलग अलग मिलाकर एक कंप्लीट फ्रेमवर्क बना दिया, ठीक है। अब ऐसे बहुत से फ्रेमवर्क है। अगर जावा के हिसाब से हम बात करें तो जावा के अंदर जो थोड़ा सा एडवांस फंक्शन है वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क है, ठीक है। इसी तरह पाइथन में अगर वेब का काम करना है तो पाइथन के अंदर फ्लास्क या जेंगो का एक अच्छा फ्रेमवर्क है जिसपे काम हो सकता है, ठीक है ना, वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा खैर, ये सारी चीजों का मकसद क्या है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हर बार बेसिक लेवल का इतना सादा कोड लिखने से बेहतर है, क्योंकि टाइम का मेन इशू है। अगर कोई भी अगर कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो सॉफ्टवेयर हाउस में कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है तो ऐसा नहीं है वो हर बार जीरो से एक एक काम करेंगे। उन्होंने कुछ यूजफुल फंक्शंस अपने एक जगह कुछ उसके फ्रेमवर्क बना लिए या कुछ भी बने बनाए फिर फ्रेमवर्क को यूज किया ताकि टाइम कम से कम लगे और प्रोडक्ट जल्द से जल्द उन्हें मिल जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए वो हर बार बेसिक से काम नहीं करते बल्कि बनी बनाई चीजों को यूज कर आगे से आगे नए एडवांसमेंट करते रहते हैं। तो यही वजह है कि फ्रेमवर्क वगैरह बहुत कॉमन हो गया, हर कोई नए सिरे से अपनी कोई चीज नहीं डिजाइन करता बल्कि बने बनाए फ्रेमवर्क्स को ही यूज करके आगे काम किया जा रहा है। वो और बात है कि ये फ्रेमवर्क बैकएंड पे जिस चीज को यूज कर रहा है, जैसे अगर हम जावा का कोई फ्रेमवर्क करना चाहते हैं तो मुझे बैकएंड पे जावा की नॉलेज हो, ठीक है। यही वजह है कि हमें जो बेसिक लैंग्वेजेस हैं जैसे कि सी है, जावा है, पाइथन है, ये बेसिक लैंग्वेजेस की नो हाउ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम कहीं भी फर्स्ट करो कहीं तो बाद में इंटरव्यू के लिए भी जाओगे तो तुम्हें ये पूछा जाएगा भाई अगर तुम्हें इनमें से लेटेस्ट फ्रेमवर्क्स आजकल जितने भी चल रहे हैं ये इनके बारे में अगर आपको पता है या आपने काम किया तो आप भले उनके बारे में ना जानते हो, लेकिन अगर एटलीस्ट आप इन बेसिक लैंग्वेजेस के बारे में जानते हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आप ये सब सीखने में आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ठीक है ना। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए तो ये सारा काम कर सकते हैं। तो मेन बताने का मकसद ये था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर
जो बेसिक लैंग्वेजेस हैं उन पे ग्रिप ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इनिशियली जो आमतौर पे बेसिक क्लासेस में सी लैंग्वेज सिखा दी जाती है, ठीक है ना, तो बाद में फिर जाके वो आगे जावा और पाइथन ये चीजें भी चलती रहती हैं। तो ये तो था कुछ फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज का तरीकेकार, तुम्हें पता होगा, ठीक है ना, ये समझ में आ गई बात। बस ये याद रखना कि फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज है, और लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है, मल्टीपल फंक्शंस का कलेक्शन, ठीक है। ठीक है ना भाई। अच्छा, अब यहां तक बात क्लियर होगी तो एक तो हमने ये देखी है कि कितनी टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं हमारे पास, लो लेवल, मिड लेवल और हाई लेवल, ठीक है, ये देख लिया। उसके बाद हमें ये देखिए एक चीज, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फ्रेमवर्क क्या होता है और लाइब्रेरीज क्या होती हैं और फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक चीजें हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे। नॉर्मली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, एक तो हमें डाटा टाइप्स को डिस्कस किया जाता है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं। डाटा टाइप्स के बाद हम आमतौर पे वेरिएबल्स को डिस्कस कर रहे होते हैं कि किस तरह से वेरिएबल्स को स्टोर करना है, पाइथन में अलग तरीके से, जावा में अलग तरीके से, सी में अलग तरीके से, ठीक है। उसके बाद कुछ लूप्स किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं, कंडीशंस किस तरह से उसमें आती हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो कहलाता है, ठीक है, इफ एल्स वगैरह, लूप में फॉर व्हाइल, ठीक है। और इसी तरह फंक्शंस, कस्टमाइज फंक्शंस कैसे डिफाइन किए जाते हैं इसमें, ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शंस तुम्हें पता होगा, तो ये यूजर डिफाइंड फंक्शन से क्या होता है, जो हमारा रिपीटेड कोड हम चाहते हैं कि बार बार हम यूज ना करना पड़े, वो हम फंक्शंस डिफाइन कर देते हैं और उसे रीयूज कर देते हैं कोड को, ठीक है। तो कोड में रीयूजेबल हो जाता है कोड, ठीक है, रीयूजेबल हो जाता है कोड, ठीक है ना। तो फंक्शन ज्यादा इजी टू यूज हो जाते हैं, लेकिन सारी बात है शुरू में उन्हें बनाने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन बाद में जब फंक्शन वगैरह बना लें तो कोड आसानी से रीयूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तुम्हें मिलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद फंक्शंस के मजीद इस्तेमाल करके उन्हें फंक्शंस का कलेक्शन बनाकर हम उसमें लाइब्रेरीज बना लेते हैं, ठीक है। सी में अलग लाइब्रेरीज बनती हैं, अगर तुम देखोगे तो हेडर फाइल्स होती हैं, .h करके हेडर फाइल्स सी के अंदर होती हैं, ठीक है। पाइथन में तुम अलग से पाइथन के अपने प्रोग्राम बनाकर उन्हें इंपोर्ट कर सकते हो, उनकी लाइब्रेरीज के तौर पर उन्हें यूज कर सकते हो, फंक्शन उसमें डिफाइन करके, ठीक है। तो मल्टीपल फंक्शन यूज करके हम लाइब्रेरीज बना लेंगे, और मल्टीपल लाइब्रेरीज यूज करके वही बात हम इसमें फ्रेमवर्क बना सकते हैं अपना कस्टमाइज, ठीक है भाई। अच्छा, यहां तक तो ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, इसमें एक होती है हमारे पास प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, सही है। एक तो ये हो गया हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कितने टाइप्स की होती हैं, वो तो तीन हमने देख ली, लो, मिड और हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब हम ये बात कर रहे हैं कि प्रोग्रामिंग कितने तरीके से की जा सकती है, ठीक है, क्या टेक्निक्स हैं प्रोग्रामिंग करने की। तो सबसे पहले होती है प्रोसीजरल लैंग्वेज, ठीक है। प्रोसीजरल लैंग्वेज में क्या होता है, नॉर्मल जो हम सी में कोड लिखते हैं या आमतौर पे हम पाइथन में कोड लिखते हैं बेसिक लेवल पे, कि हम एक नॉर्मल सिस्टमैटिक या प्रोसीजरल या फ्लो में हमारे पास जितना भी कोड लिखा हुआ है तो वो एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल तुम सी में कोड लिखते हो, एक ही मेन फाइल बनाई, उसी के अंदर सारा कोड लिख दिया, वो कंप्लीट काम हो गया सारा, ठीक है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो है ना वो बेसिक तरीन लेवल होता है, लेकिन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन इसमें डीबगिंग करना, ठीक है, डीबगिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, और कोड की रीडेबिलिटी। तो तीन चीजों को मेजर देखा जाता है। एक डीबगिंग, डीबगिंग का मतलब एरर्स, ठीक है। जो लफ्ज बग है, ठीक है, एरर का मतलब बग, बग एरर को कहते हैं, और डीबग एरर रिमूव करने को, ठीक है, ये तो पता होगा सबको वैसे। तो नॉर्मली मेरे ख्याल से शुरू में जब कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन हुए तो उसमें कुछ रिलेज यूज होती थी, तो कोई एक बग जो है ना वो रिले में जाके फिट हो गया था, उसकी वजह से वो रिले जैम हो गई और वो खराब हो गई, तो चल नहीं पा रहा सिस्टम। तो वो बड़ी मुश्किलों से घंटों की मेहनत के बाद ढूंढा तो पता चला वो रिले में एक बग था, जिसकी वजह से वो बग जो कीड़ा होता है वो उसकी वजह से जो है ना वो रिले काम नहीं कर रही थी, तो सिस्टम में एरर आ गया।
तो उसकी बाद से एरर को बग से कंपेयर किया जाता है और जहां भी एरर आता है उसे बग कहा जाता है। ठीक है ना भाई। तो खैर एरर रिमूव करने को कहते हैं डीबगिंग। ठीक है, तो हमारा मोटिव ये होता है कि हम कोड जिस तरह से लिखें उसमें हमारे पास डीबगिंग करना आसान हो। डीबगिंग का मतलब कल को कोई एरर या इशू आए तो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकें उसे। ठीक है, डीबगिंग आसान हो। दूसरा रीडेबल हो कोड। सही है, रीडेबल का मतलब ये है कि कोई भी नया बंदा अगर उस कोड को देखे तो वो बहुत कम टाइम में उस पूरे कोड का फ्लो समझ सके। ऐसा ना हो कि हमने 300-400 लाइनें एक साथ प्रोसीजर कोड जैसा हम करते हैं वो लिख दिया तो वो बाद में कल को उसने देखा तो ना उसे समझ में आ रहा है ना हमें समझ में आ रहा है। तो ऐसा ना हो, कोड का फ्लो इस तरह से हो और इस तरह से उसमें सब कुछ डिफाइन किया जाए कि वो रीडेबल हो। ठीक है, तीसरी चीज होती है कि कोड हमारा रीयूजेबल हो। रीयूजेबल का मतलब क्या होता है कि ऐसा ना हो कि एक कोड को लिखा गया, दोबारा उस कोड की लाइनों की किसी तरह की जरूरत तो दोबारा उसे डिफाइन किया गया और बिला वजह में 100-200 लाइनें सिर्फ रिपीट हो रही हैं। इससे बेहतर है हम उसके अंदर लूप्स यूज करें या फिर फंक्शंस यूज करें। ठीक है, तो कोड को रीयूजेबल बनाएं। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ये मेन 3 मोटिव होते हैं हमारे। ठीक है, जिसके जरिए हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस तरह से हम मजीद प्रोग्रामिंग को अपनी बेहतर बना सकते हैं कोड को। इसमें सबसे पहले जो प्रोसीजरल वे है वो तो बिल्कुल ही सिंपल है। उसमें बस फ्लो में हम चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं कोड सारा, जैसे नॉर्मल हम सी वगैरह में कर रहे होते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका होता है हमारे पास फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग हो गई। दूसरा होता है हमारे पास फंक्शनल प्रोग्रामिंग। फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा फंक्शंस डिफाइन करते हैं और जो कोड हमें बार बार एक ही जगह पर बार बार रिपीट करना पड़ रहा है उसकी जगह हम उसके फंक्शंस डिफाइन कर देते हैं। जब हमने पाइथन में फंक्शन का टॉपिक पढ़ा था, कस्टमाइज यूजर डिफाइंड फंक्शन किस तरह से बनते हैं, तो उसमें पैरामीटर्स पास भी हो रहे थे, वो फंक्शन वैल्यूज रिटर्न भी कर रहे थे। तो उसके जरिए हम देख रहे थे कि कोड जो है ना हमने एक ही बार बना दिया और बार बार उसे नए तरीके से अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग में रीयूजेबल ज्यादा हो जाता है, साथ साथ रीडेबल भी हो जाता है कि वो हर किसी को पता है यार इस फंक्शन में ये काम हो रहा है, इस फंक्शन में यहां से वैल्यू आएगी। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग में कोड रीयूजेबल भी बहुत ज्यादा तरीके से हो जाता है और ज्यादा अच्छा होता है और रीडेबल भी बहुत हो जाता है। ठीक है ना, तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग जिसमें बार बार फंक्शन हर चीज के बना दिए जाए और फिर उसे कोड किया जाए, तो ये भी एक अच्छा तरीका होता है। ठीक है, जो कि प्रोसीजर से बेहतर है। तीसरा हमारे पास जो कि आगे तुम्हें शायद तो नहीं यकीनन पढ़ना पड़ेगा, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है, इसमें तकरीबन फंक्शनल वाली टेक्निक भी यूज की जाती है और जाहिर है फ्लो तो होता ही है, लेकिन ज्यादा फोकस किया जाता है इसमें कि हर किसी भी चीज को जब उसमें फंक्शन को या किसी भी चीज को हमें बनाना होता है तो हम ऑब्जेक्ट्स की बेसिस पे प्रोग्राम कर रहे होते हैं। यानी हर चीज को, वैसे तो तुम एक पूरा कोर्स पढ़ोगे ऊपर तो तुम्हें ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा, अगर अभी मैं बनाने बैठ जाऊंगा तो पूरा लेक्चर इस पे हो जाएगा, शायद तब भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो मेन चीज ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ ऐसे रूल्स हम डिफाइन कर देते हैं जिसके जरिए कोड रीयूजेबल भी हो जाता है, हमारा रीडेबल भी हो जाता है और डीबगिंग भी हो जाती है। तो ये तीनों क्वालिटीज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हमें मिल जाती हैं। लेकिन जाहिर है इसके अंदर रूल्स होते तो थोड़ा सा इसको कोड करना टफ होता है। ठीक है, लेकिन जो है ना इसके बाद जैसे कोई अगर सॉफ्टवेयर हाउस है वो एक प्रोग्राम डिजाइन करवा रहा है, तो अगर वो सॉफ्टवेयर में 5-6 लोग काम कर रहे हैं तो वो अलग अलग टुकड़ों में ब्रेक किया जा सकता है कोड, यानी मॉड्यूल्स में अलग अलग ब्रेक किया जा सकता है आसानी से अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। जबकि अगर हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो वो मुश्किल है कि उसे हम ब्रेक किस तरह से करें। ठीक है, फंक्शनल में भी किया जा सकता है काफी हद तक। ठीक है, लेकिन जो है ना अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में काम करेंगे तो एक मेन इसका फायदा ये होता है कि किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है और अगर उसने जो है ना एक जमाने तक कोडिंग की, फर्स्ट कोई प्रोजेक्ट अपना बनाया, अच्छा खासा काम किया, कोई नया बंदा आता है और वो जा रहा है अगर, तो उस नए बंदे को पुराने बंदे का कोड सीखने के लिए कम से कम महीना भर तो चाहिए कि वो उसके कोड को समझ ले, अगर वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो इसके फिक्स रूल्स हैं, हर जगह एक
सेट ऑफ कंडीशंस हैं कि भाई ये काम इस तरह से होना है, ये इस तरह से होना है, तो उसके बाद वो नया बंदा जब उस कोड को देखेगा कि भाई ये इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के इन रूल्स के हिसाब से इंप्लीमेंट किया गया है, वो उसे एक हफ्ते में मुश्किल से सीख सकता है, एक हफ्ते से भी कम टाइम, ठीक है, और उसे फ्लो समझ में आ जाएगा। बजाय इसके कि अगर हम एक प्रोसीजर प्रोग्रामिंग का कोड है वो कि 600-700 लाइनें एक साथ लिखी हुई हैं और बल्कि हजारों होंगी लाइनें, और वो हम देखते चले जाएंगे तो हमें महीने लग जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी वो समझ में नहीं आएगा उसका फ्लो, ठीक है। इवन बाद का जो हमने खुद कोड किया होता है वो हमें समझ में नहीं आ रहा होता प्रोसीजर में, बाद में याद आता है जमाने बाद जब तुम कभी अपना कोड खोलोगे तो तुम्हें पता चलेगा, ठीक है भाई। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ये फायदा होता है कि ये तीनों क्वालिटीज के जरिए कोड बहुत ज्यादा इजीली रीडेबल भी हो जाता है, ठीक है। आमतौर पे इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ना, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस की बेसिस पे कोड हो रहा होता है, ठीक है। आसान जबान में हम ये कहते हैं कि हम हर चीज को रियल वर्ल्ड से मैप कर रहे होते हैं, कि जिस तरह असल जिंदगी में फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होती हैं और हर ऑब्जेक्ट की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक उसकी स्टेट और एक उसका बिहेवियर। स्टेट से मुराद है कि वो कैसी दिखती है और बिहेवियर से मुराद है वो क्या काम करती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर ये मार्कर है तो इसकी स्टेट्स हैं कि ये ब्लैक कलर का है, ठीक है, और बिहेवियर क्या है कि ये बोर्ड पे राइटिंग करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये इसका काम है, तो हर चीज का ये काम है, बिहेवियर है, यानी आसान जबान में एक फंक्शन है, और स्टेट्स यानी उसके वेरिएबल्स हैं। तो ये स्टेट्स का मतलब वेरिएबल्स और बिहेवियर का मतलब फंक्शंस या मेथड्स, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट्स हो गए, और ऑब्जेक्ट्स मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एक साथ मिलाकर हम उन्हें कंबाइन कर लें तो वो क्लास बन जाती है। तो इसमें क्लास का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन हो तो वो एक जनरल क्लास बन जाती है, ठीक है। खैर मुझे यकीन है कि ये बात अभी बिल्कुल किसी की समझ में नहीं आएगी, इसलिए ये हमारा मेन मोटिव नहीं है, मुझे सिर्फ ये बताना है अभी कि ये तीन तरीके हैं जिनके जरिए हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसका पूरा कोर्स तुम यकीनन नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे तो तुम्हें और डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो मेन बताना ये था कि प्रोसीजर प्रोग्रामिंग होती है जिसमें हम सिंपल एक सिंगल फ्लो के अंदर ही या एक ही फाइल में सिंपल कोड कर देते हैं, या 2-3 में भी करते हैं, तो एक डायरेक्ट कोड जैसे वो होता है एक के बाद एक लाइन वैसे ही कर देते हैं जो हम नॉर्मल सी के अंदर एक कोड कर रहे होते हैं। फंक्शनल के अंदर हम पूरे कोड में अपने फंक्शंस बना रहे होते हैं और फंक्शंस को यूज करके कोड करते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अपने रूल्स हैं जिसमें हर चीज की क्लास बनाई जाती है और उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं और फिर उनके जरिए कोड किया जाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, उनके अंदर दो चीजें होती हैं, एक स्टेट्स और एक बिहेवियर, यानी उसके वेरिएबल्स और फंक्शंस या मेथड्स, ठीक है। खैर अभी इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर मुझे नॉर्मल प्रोग्रामिंग के अंदर 5 स्टूडेंट्स के नाम प्रिंट करने हैं, ठीक है, तो मैं प्रोसीजर के अंदर क्या करूंगा, 5 मरतबा वो इनपुट लेऊंगा और प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। फंक्शन में क्या करूंगा, मैं एक फंक्शन डिजाइन कर दूंगा उसके लिए और एक स्टूडेंट का नेम लेकर उस फंक्शन में पास करूंगा, उसे प्रिंट करा दूंगा या उससे रिटर्न करवा दूंगा वैल्यू, ठीक है। तो फंक्शन एक ही होगा लेकिन उसे 5 मरतबा कॉल कर देंगे तो कोड थोड़ा सिमट जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होगा, मैं उस स्टूडेंट के जो प्रिंट कराना है उसकी एक क्लास बनाऊंगा और उसके 5 ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा, ठीक है। वो एक अलग तरीकाकार है, ऊपर तुम्हें समझ में आएगा, और वो 5 ऑब्जेक्ट्स बनाकर उनके जरिए मैं वैल्यूज देकर वो प्रिंट करवा दूंगा। तो तकरीबन मैं फंक्शनल वाला जैसा ही काम हो रहा होता है इसमें, लेकिन ये ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है, ठीक है। तो कल को कोई भी आके देखेगा भाई इसमें किस तरह के चीजें प्रिंट करवानी है हमने, तो हम कह देंगे क्लासेस कौन सी है, स्टूडेंट की क्लास है, तो इसका मतलब स्टूडेंट टाइप की क्लास है और इसके 5 ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं तो 5 मरतबा इसे प्रिंट करा है। तो इसको रीड करना बहुत आसान हो जाता है, चलिए, और बाद में डीबगिंग भी आसान हो जाती है, ठीक है ना भाई। तो मेरे ख्याल से इसको मुझे मजीद नहीं बढ़ाना चाहिए क्योंकि ये मैं ये कोशिश करूंगा बाद में जब ये अभी इस सेमेस्टर गुजर जाए फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक लेक्चर बना के डाल दूंगा तो अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी इस कोर्स में सिर्फ ये नॉलेज की हद तक, सही, ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना भाई। अच्छा, कुछ चीजें होती हैं जो कि कन्वेंशंस कहलाती हैं। कन्वेंशंस का मतलब क्या होता है,
बेसिक समझ लो रूल्स हैं कि ये चीज इस तरह से करनी चाहिए। जैसे हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और इन सब चीजों की देखा, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस की अपने कन्वेंशन हैं। मिसाल के तौर पे वेरिएबल्स कि वेरिएबल का नाम इस तरह से अच्छा रहता है। नॉर्मली अगर मुझसे कोई वेरिएबल का नाम लिख दो भाई, स्टूडेंट की आईडी है, स्टूडेंट का नेम है, तो मैं चाहता हूँ स्टूडेंट का नेम और आईडी, तो मैंने लिख दिया स्टूडेंट नेम SN, और फर्स्ट करो अगर सी के हिसाब से मैं कर रहा हूँ तो सी के हिसाब से मैंने डिफाइन कर दिया भाई स्टूडेंट नेम करेक्टर SN एरे बना दी और उसमें इनपुट ले लिया ABC है जो भी, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही काम तुम्हें कहता हूँ कि एक आईडी बना दो स्टूडेंट की, तो मैंने एक इंटीजर लिया स्टूडेंट आईडी SI इक्वल टू 20 फर्स्ट करो। यहां पर ये SN और SI मैंने डिफाइन तो कर दिए, कोड भी चल जाएगा, एरर भी कोई नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन परेशानी है कि ये चीज रीडेबल नहीं है। अगर कोई नया बंदा देखेगा बोलेगा SN क्या मतलब, सीरियल नंबर है, ये समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो ज्यादा बेहतर कन्वेंशनली ये होता है कि चीजों के वेरिएबल के नाम हमेशा प्रॉपर मेंशन किए जाए। मिसाल के तौर पे इस SN की जगह मुझे लिखना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि स्पेसेस इन्वॉल्व नहीं होते वेरिएबल्स के अंदर, सबको ये पता है, अंडरस्कोर नेम, प्रॉपर मेंशन करें उसे, ठीक है। तो इसके हिसाब से मुझे इसके मुकाबले में ये ज्यादा रीडेबल है, चीज समझ में अच्छी आएगी। हालांकि टाइम ज्यादा लगेगा इसमें बार बार ये लिखना, लेकिन रीडेबल ज्यादा है। कल को हम ही अपना कोड खोलकर उसे दोबारा से समझना चाहेंगे तो हमें आसानी होगी, ठीक है। अब इसी तरह अभी तो खैर तुम लोगों ने यूज नहीं करी है, तुमने सी और पाइथन पे काम किया है, लेकिन जावा के अंदर इसको अगर मेंशन करते हैं तो वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। ये जावा का अपना कन्वेंशन है, स्टूडेंट और नेक्स्ट वर्ड कैपिटल में, साथ बगैर अंडरस्कोर के, साथ ही बस एन कैपिटल हो जाएगा, ठीक है, स्टूडेंट नेम। इसी तरह इस SI जो लिखा है इसकी जगह मुझे चाहिए था, मैं यहां लिखता स्टूडेंट अंडरस्कोर ID। अब सामने वाले को पढ़ने में ही आसानी होगी। इसका मतलब ये है कि ये इसकी जगह यूज होगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है इसमें S लिखेंगे, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि SI की जगह यहाँ पर मुझे स्टूडेंट ID लिखना चाहिए था, ठीक है। तो ये ज्यादा अच्छा रीडेबल होता, कोई भी कभी भी देखेगा इसे तो समझ जाएगा यहाँ स्टूडेंट ID का जिक्र किया जा रहा है, ठीक है। या तो अगर इस हिसाब से जावा के हिसाब से लिखना चाहते हो तो तुम्हें यूं लिखना पड़ेगा स्टूडेंट कैपिटल I और D, कोई स्पेस नहीं है इसके बीच में, ठीक है। तो ये चीज कुछ कन्वेंशनल है कि चाहिए हमें कि हम इस तरह से फॉलो करें इन चीजों को, और एक ही फॉर्मेट रखें हमेशा कि अगर अंडरस्कोर यूज करने तो वही रहे, अगर साथ कैपिटल यूज करना है तो वही करें, ताकि बाद में रीडेबल हो चीजें, ठीक है। एक फॉर्मेट बनाएं हमेशा कि अगर फर्स्ट करो इसी तरह लिखना है तो इस तरह लिखें, आधा इधर कुछ खिचड़ी बनाने से बेहतर है एक अच्छे तरीके रूल बना लें अपना, उसके हिसाब से कोड लिखें, ठीक है ना। इस तरह कोई फंक्शन भी बनाना है तो फंक्शन फर्स्ट करो डिस्प्ले, तो वो फंक्शन इस तरह से लिखा और फिर उसको यूज करें, फंक्शन को कॉल करना है या जो भी काम करना है, ठीक है भाई। तो ये नेमिंग कन्वेंशन कहलाती है, ठीक है। नेमिंग कन्वेंशन ये याद रखना, ज्यादा प्रॉपर वे में मेंशन करोगे तो रीडेबल ज्यादा हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और है इसमें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर दो, कोई भी हम जो कोड लिख रहे हैं वो तो हम लिख रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो भी हम कोड लिख देते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब डिजाइन की जाती है तो उसके अंदर यकीनन जो हम कोड लिखते हैं वो बैकएंड पे जाकर उस कोड को रीड किया जाता है, उसका सिंटैक्स चेक किया जाता है, ठीक है। तो दो तरीके होते हैं, एक होता है इंटरप्रेटर और एक होता है कंपाइलर। हर लैंग्वेज के अंदर इनमें से कोई एक या दोनों जरूर होते हैं, ठीक है, कोई एक तो जरूरी होता है। जैसे मिसाल के तौर पे सी लैंग्वेज है तो सी लैंग्वेज एक कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है, सी लैंग्वेज। जबकि पाइथन है वो आमतौर पे इंटरप्रेटर बेस्ड कहलाती है, ठीक है। ये इंटरप्रेटर और कंपाइलर होता क्या है, जो भी हमने कोड लिखा, मिसाल के तौर पे मैंने यहां लिख दिया सी लैंग्वेज के हिसाब से फर्स्ट करो, या पाइथन के हिसाब से मैंने लिख दिया प्रिंट ABC, उसके बाद दोबारा लिख दिया प्रिंट 25,
ये 2 लाइनें लिखी। अब ये मेरा कोड है, मैंने इसे सेव किया। जब मैंने इसको रन किया तो रन करने पे क्या होगा, पाइथन या कोई भी लैंग्वेज अगर होती है तो उसके पास ये 2 कंपोनेंट होते हैं, या तो इंटरप्रेटर या कंपाइलर। इंटरप्रेटर और कंपाइलर का क्या काम होता है, ये कोड को चेक करते हैं और फिर उन्हें रन करते हैं। कोड को चेक करते हैं कि जो रूल्स उस लैंग्वेज के हैं, जो सिंटैक्स है वो फॉलो किया जा रहा है, उसमें कोई मिस्टेक है या नहीं। तो इंटरप्रेटर का काम ये होता है, सिर्फ ये करता है लाइन बाय लाइन चेक, लाइन बाय लाइन चेक करता है, ठीक है। कंपाइलर जो है ये ब्लॉक ऑफ कोड चेक करता है, सही। ये ब्लॉक ऑफ कोड चेक करता है। आमतौर पे ब्लॉक का साइज बहुत ज्यादा होता है तो वो लगता है कंप्लीट एक साथ फाइल ही एक साथ चेक हो रही है, लेकिन वो ब्लॉक्स की बेसिस पे, यानी ग्रुप्स या चंक्स या समझ लो कंप्लीट एक ग्रुप ऑफ कमांड्स की या इंस्ट्रक्शन की बेसिस पे चेक कर रहा होता है कंपाइलर, ठीक है। करते क्या है दोनों ये जो सिंटैक्स है उसे रीचेक करते हैं कि जिस सिंटैक्स में कहा गया था वो लिखा गया है कोड या नहीं। उसके बाद उसे 1 बाय 1 रन करते हैं, ठीक है। अगर इंटरप्रेटर है तो ये 1 बाय 1 रन करेगा, कंपाइलर है तो ये एक साथ ही चेक करेगा और फिर इसे रन करने के लिए भेज देगा और वो रन हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली अगर हम कोई भी फर्स्ट करो पाइथन लैंग्वेज है, उस पर कोई कोड लिखा हुआ है तो क्या किया जाएगा, सबसे पहले यहां पर आएगा इंटरप्रेटर, वो इस लाइन को चेक करेगा, इसमें कोई इशू नहीं है, इसको रन कर देगा। नेक्स्ट लाइन पे आएगा, इसमें देखेगा कोई इशू नहीं है, फिर रन कर देगा। मिसाल के तौर पे ABC आउटपुट आ जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर इसको रन करेगा तो 25, तो तुम्हें इस तरह से कोड चलता हुआ दिखेगा। अगर मिसाल के तौर पे बाय चांस इसके अंदर कोई इशू आ जाता है कि मैं फर्स्ट करो इस लाइन में आकर ये ब्रैकेट लगाना भूल जाता हूँ, ठीक है, तो ये ABC प्रिंट करेगा, उसके बाद यहाँ आएगा और फिर आकर ये बताएगा भाई यहाँ कोई मिस्टेक आ रही है, और फिर यहाँ पर अगर एरर आ जाएगा इसके बाद से, ठीक है। यहाँ जो भी हो सकता है, एक्सेप्शन आ जाए, कुछ या एरर आ जाए, जो भी इशू आ रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एरर उससे पहले नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही काम इंटरप्रेटर का क्या काम है, लाइन बाय लाइन चेकिंग हो रही है तो एक एक लाइन बाय लाइन कोड चेक करके रन करेगा, फिर अगली लाइन पे आएगा, उसे चेक करेगा और रन हो सकता है रन करेगा, नहीं है एरर है तो बता देगा एरर, ठीक है। तो ये एरर के लिए 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन चलता है इंटरप्रेटर। इसके मुकाबले में कंपाइलर क्या काम करता है, कंपाइलर कंप्लीट कोड का जो ब्लॉक है उस पूरा एक सेलेक्टेड स्पेसिफिक साइज अपने पास बना लेता है, सिर्फ 60 लाइन 80 लाइन या जो भी, वो उस कोड को कंप्लीट ब्लॉक को एक साथ रन करता है, अपने पास कंपाइल करता है। कंपाइल का मतलब उसमें एरर्स फाइंड आउट करता है, ठीक है। एरर ढूंढता है, उसे कोई एरर नहीं मिलता है, सिंटैक्स के हिसाब से सब कुछ सही है तो वो उसको रन कर देता है। और अगर एरर कहीं भी एक जगह आखिरी लाइन में मिल जाता है तो वो कुछ भी रन नहीं करेगा, बल्कि शुरू में ही ये बता देगा कि इस हाईलाइट कर देगा कि भाई इस जगह पर एरर है आपके पास, और हो सकता है कमेंट्स में वहां पर लिखा हुआ भी आ जाए कंपाइलर के बाद कि भाई यहाँ पर जो है ना ब्रैकेट अवेलेबल होना चाहिए, यहाँ मिसिंग है, या फिर जो उसे सूटेबल एरर लगता है वो उसके हिसाब से एरर कोड जनरेट करके थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन दे देगा कि यूजर को एटलीस्ट यही बता देगा कि इस लाइन नंबर पे एरर है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो 2 तरीके की कंपोनेंट होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेजेस होती हैं और एक कंपाइलर बेस्ड। कंपाइलर का मतलब ब्लॉक ऑफ कोड एक साथ रन होता है कंप्लीट, और एक साथ ही चेक किया जाता है उन एरर्स को या सिंटैक्स को, और इंटरप्रेटर का मतलब लाइन बाय लाइन चेक किया जाता है और फिर उसे रन किया जाता है, ठीक है भाई। अच्छा भाई, इसके बाद हमारे पास जो अभी हम कह रहे थे कि भाई इंटरप्रेटर है और कंपाइलर है, दोनों एक एक साथ एरर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, और फिर अगर एरर मिल जाता है तो हाईलाइट कर देता है कंपाइलर शुरू में और कोड रन नहीं करता है। एरर जब तक सही नहीं होती, जब तक कोड रन नहीं होता है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चलाता रहता है, जिस लाइन में एरर मिलता है वहीं कोड को ब्रेक करके एरर हाईलाइट कर देता है, ठीक है। तो ये तो 2 तरीके, तो पाइथन इंटरप्रेटर बेस्ड है, सी लैंग्वेज, और जावा वगैरह जो है वो कंपाइलर बेस्ड है, ठीक है। अच्छा है, अब बताने की बात ये है कि एरर्स क्या होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। आमतौर पे एरर्स हमारे पास जो है ना 3 तरह के होते हैं बेसिक। एक होते हैं सिंटैक्स एरर, ये देख लो, एक है रन टाइम एरर, और एक होता है लॉजिकल एरर, ठीक है। सिंटैक्स एरर का मतलब क्या है, सिंटैक्स एरर को आमतौर पे
कंपाइल टाइम या कंपाइल टाइम एरर भी कहते हैं, ठीक है। सिंटैक्स एरर का मतलब ये है कि जो बेसिक हम जो कोड लिख रहे हैं उसके अंदर उसके सिंटैक्स में मैंने कोई मिस्टेक कर दी। मिसाल के तौर पे पाइथन में प्रिंट लिखना था, मैंने प्रिंट तो लिख दिया लेकिन उसके जो पैरेंथेसिस है तो राउंड ब्रैकेट वो यूज नहीं करे और मैंने ऐसे ही लिख दिया 25। तो यहाँ हालांकि इस पाइथन का जो 2 वर्जन है उसमें तो ये चल जाता है, लेकिन पाइथन 3 और ऑनवर्ड्स जितने भी वर्जन है उसके तो उस पे ये नहीं चलता है, तो यहाँ एरर आ जाएगा। या प्रिंट के साथ मैंने इसमें डॉट भी लगा दिया या कोई मैंने उसकी जगह स्टेरिक भी यूज कर लिया। अब मैंने यहाँ पर जब इसको रन करूंगा तो ये सिंटैक्स फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये चीज क्या कहलाएगी, सिंटैक्स एरर, ठीक है। या अगर फर्ज करो मैंने जो इनपुट लेने का फंक्शन है तो मैंने उस पर इनपुट लिखा, इनपुट लेने के बाद राउंड ब्रैकेट की जगह मैंने उसमें कर्ली ब्रैकेट लगा दिए, तो ये मेरे पास क्या चीज है, ये सिंटैक्स एरर है। सिंटैक्स एरर है कि कंपाइल टाइम पे या इंटरप्रेटर के टाइम पर जब वो इंटरप्रेट कर रहा होगा कोड को उस वक्त मुझे ये एरर हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी पाइथन के अलावा अगर दूसरी लैंग्वेज की बात करें तो ये कोड रन होने से पहले ही ये कंपाइलर ही बता देगा, शुरू में बता दिया जाएगा कि भाई इसमें जो है ना यहाँ पर ये एरर है। वो फर्स्ट करो तुम सी में या जावा में काम कर रहे हो तो तुम्हें यहीं पे एरर आ जाएगा और यहीं हाईलाइट करके बता देगा, भाई रेड लाइन सी आ जाएगी कि इस जगह पर ये कोड में इशू है, ठीक है ना। अगर इसकी जगह तुम प्रिंट एफ लिख दो सी के हिसाब से तो ये एरर दे देगा तुम्हें, ठीक है ना। तो मेन चीज बताने की बात है, सिंटैक्स एरर वो तमाम एरर होते हैं जो कि कोड के या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्री डिफाइंड सिंटैक्सेस को फॉलो ना कर रहा है किसी जगह पर, और हम कोई ऐसी मिस्टेक करते हैं जो टाइपिंग एरर हो, कोई मिस्टेक हो, ठीक है, उस तरह की चीजों में हमारे पास, या प्रिंट के मैंने साथ टी की प्रिंट एफ पे प्रिंट एफ लगाना भूल गया मैं, प्रिंट के टी को मैंने अलग से कैपिटल कर दिया, इस तरह की जो ये है ना, ये इश्यूज हमारे पास क्या कहलाते हैं, सिंटैक्स एरर, ठीक है, जो कि हमें कंपाइल टाइम पे पता चल जाए, यानी शुरू में ही हाईलाइट कर दिए जाए, ठीक है, कोड को रन हुए बगैर, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंटैक्स एरर्स कहलाते हैं। दूसरी चीज हमारे पास है रन टाइम एरर, ठीक है। रन टाइम एरर का मतलब ये होता है कि हमें जब प्रोग्राम को रन करेंगे जब पता चलेगा ये एरर है, जब तक हम प्रोग्राम को रन नहीं करेंगे हमें उस वक्त तक कंपाइलर एरर नहीं दे सकता। इसका मतलब है वो एरर इस लेवल का है कि वो कंपाइलर को तो लगता है कि वो सही है, लेकिन रन होने के बाद पता चलता है कि ये एरर है, ठीक है। तो ये रन होने के बाद जो एरर पता चले वो रन टाइम एरर्स कहलाते हैं, ठीक है। और जो कंपाइल के वक्त ही पता चल जाए या शुरू में ही सिंटैक्स के हिसाब से बता दिया जाए कि सिंटैक्स फॉलो नहीं हो रहा है तो वो सिंटैक्स एरर्स कहलाते हैं। तीसरी चीज हमारे पास होती है लॉजिकल एरर, ठीक है। ये सिंटैक्स एरर शुरू में ही रन करने से पहले ही कंपाइलर बता देता है, ठीक है, अगर सी के हिसाब से हम बात करें तो। रन टाइम एरर शुरू में ही ये बता दिया जाएगा, जैसे ही रन होगा प्रोग्राम उस वक्त बता दिया जाएगा, ठीक है। कंपाइलर भी उसे आइडेंटिफाई करेगा कि भाई अब यहाँ इशू आ गया, ये मजीद आगे नहीं चल सकता कोड, तो ये रन टाइम एरर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। मिसाल के तौर पे सिंटैक्स एरर तो सबको पता है, सिंटैक्स फॉलो नहीं होगा, कोई ना ब्रैकेट वगैरह कम है, नंबर आगे पीछे लिख दिए, कुछ भी गलत कैरेक्टर डाल दिए लाइन में, तो ये सिंटैक्स एरर आ जाएगा। कंपाइल करेगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। रन टाइम एरर इस तरह का होता है जैसे कोई फाइल रीड करनी है मुझे और वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है हार्ड ड्राइव में, मैंने फाइल नेम गलत दे दिया, अब जब कंपाइल होगा तो वो तो पता चल जाएगा, उसे नहीं पता चलेगा, वो कंपाइल होने के वक्त क्या कहेगा कि फाइल का नाम है, इस फाइल को रीड करना है, फंक्शन भी सही है, वो सही चलेगा बिल्कुल। लेकिन जैसे ही कोड रन होगा और उसे पता चलेगा वो फाइल वहां एग्जिस्ट ही नहीं करती है ही नहीं मौजूद, तो फिर वो उसके बाद एरर आएगा, तो ऐसे एरर को रन टाइम एरर कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास लॉजिकल एरर है। लॉजिकल एरर एक ऐसी चीज है कि जो कंपाइलर को सिंटैक्स एरर करने के टाइम भी ना पता चले, कंपाइल करते वक्त भी ना पता चले, और प्रोग्राम रन होने के बाद भी ये समझ में ना आए सिस्टम को कि भाई क्या एरर है, ठीक है। यानी इसका मतलब लॉजिकली कोई ऐसी मिस्टेक है जो कि एक ह्यूमन ही समझ सकता है उस चीज को, सिस्टम का या कंपाइलर का या इंटरप्रेटर का वो रोल नहीं है, उसके इख्तियार में ये चीज नहीं है कि वो समझ सके इस चीज को, ठीक है। तो लॉजिकल एरर आमतौर पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इश्यूज आ जाते हैं, कोई एरर इंसान ही के बस में हो तो वो उसे सही कर सकता है, ठीक है, वरना सिस्टम उसे सही नहीं कर सकता लॉजिकल। आज तक कोई ऐसा कंपाइलर नहीं बना या कोई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जिसमें लॉजिकल एरर्स को आइडेंटिफाई किया जा सके, ठीक है। इन तीनों की एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे
पाइथन के हिसाब से हम देखें तो मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है। थोड़ी बहुत पाइथन पे हमने काम तो किया है, और एरेज का टॉपिक एक शायद सी में पढ़ा होगा, अब तक तो पढ़ लिया होगा सबने, ठीक है। तो एरेज की तरह पाइथन में लिस्ट होती है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स किसी एक तरह की, और मल्टीपल टाइप के भी होते हैं, ठीक है। तो एक लिस्ट है, यानी एक एरे की तरह है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट करो 25, 10, 2, ठीक है, 3 एलिमेंट्स हैं इस एरे में, ठीक है, यानी एक लिस्ट में पाइथन के हिसाब से। तो ये डिफाइन कर दी हमने लिस्ट, इसमें से मुझे एलिमेंट प्रिंट कराने, तो मैंने क्या किया, फॉर का एक लूप लगाया और एक आई इन ए, ये एक तरीका है प्रिंट कराने का, ठीक है। ये एक बेसिक कोड है, या फर्स्ट करो मैं फॉर का लूप कंप्लीट लगा देता हूं। फॉर आई इन रेंज 5, ठीक है। अब फर्स्ट करो यहां पर जैसे अगर पाइथन के कोड में समझने में परेशानी हो रही है तो मैं सी लैंग्वेज के हिसाब से लिख देता हूं। चलो सी के हिसाब से मैंने एक लिस्ट बना ली, एरे बना ली, इंटीजर आई और एक एरे बनाकर उसके अंदर 3 एलिमेंट्स डाल दिए, ठीक है भाई। सी लैंग्वेज के हिसाब से एक एरे बना ली, इंटीजर एरे है, आई के एरे का नाम चलो ये आर कर दिया, इंटीजर एरे है, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, एक फॉर का लूप लगाया मैंने, उसके अंदर इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन कितना 0 1 2 3, सेमीकोलन i प्लस प्लस, ये यहां से कोड स्टार्ट हुआ, यहां पर प्रिंट f और एरे का नाम क्या है ar और इसके i, ये कोड खत्म हो गया। इस कोड में क्या हुआ है, इनिशियली देख के शायद समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं बता देता हूं। एक इंटीजर एरे है, उसमें 3 एलिमेंट्स हमने इंसर्ट करवा दिए हैं, ठीक है। इंटीजर एरे सी लैंग्वेज में इस तरह नहीं बनाते। यहां पर हमने एक लूप लगाया जो कि 0 से स्टार्ट होगा और लेस देन 3 यानी 2 तक चलेगा, ठीक है। लेस देन 3 है यानी 2 तक चलेगा आई, और एक एक करके वैल्यू इंक्रीमेंट होगी इसमें, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या होगा, प्रिंट कर देगा जो एरे है उसके इंडेक्स नंबर पास करके। मिसाल के तौर पर अगर एक एरे होती है, अगर तुमने एरे नहीं पढ़ा है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, बस अगर समझने की कोशिश करो बस, और अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा समझ में आ जाएगा फिर। तो एरे के अंदर जो है ना इंडेक्स नंबर पास की जाते हैं, उससे उसकी वैल्यूज प्रिंट होती है। मिसाल के तौर पर ये वाला नंबर जो है ना, ये मेरे पास 0 इंडेक्स नंबर पे है, ये 1 पे है और ये 2 पे है, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूं यहां पर 0 से स्टार्ट हो रहा है लूप, तो पहली बार यहां आई की वैल्यू 0 होगी, उसके बाद 1 होगी, उसके बाद 2 होगी, और लेस देन 3 यानी 2 तक ही चलना है तो सिर्फ 2 तक ही रहेगा ये, ठीक है। तो इनिशियली ये मैंने जो कोड लिखा है ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, तो ये मेरे पास सक्सेसफुल रन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें कोई मिस्टेक नहीं करी। लेकिन फर्स्ट करो अगर मैंने यहां पर जो राउंड ब्रैकेट है इसकी जगह मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, या यहां पर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आना था इसकी जगह मैंने यहां पर राउंड ब्रैकेट लगा दिया, या फर्स्ट करो यहां पर प्रिंट एफ का मैं एफ लगाना भूल गया, या फिर मैंने यहां पर इंटीजर डिफाइन करना भूल गया, तो ये सारे जो है ना यहां पर एरे का इंटीजर डिक्लेयर किया, ये नहीं किया, तो ये छोटे मोटे जितने एरर हैं ये सब क्या है, सिंटैक्स एरर, ठीक है, ये सिंटैक्स एरर है। जब ये सी के अंदर मैं कोड लिखूंगा तो वो शुरू में ही बता देगा कि भाई कंपाइल करते वक्त ही कि भाई यहां पर आपने जो है ना कर्ली ब्रैकेट गलत यूज कर लिया तो आप राउंड ब्रैकेट लगाएं, यहां इसकी डाटा टाइप डिक्लेयर नहीं है, इंटीजर डिक्लेयर करें आप, यहां पर आप राउंड ब्रैकेट की जगह यूज नहीं कर सकते, आपको कुछ और एरे है तो एरे के इंडेक्स नंबर इस तरह से मेंशन करने हैं, ठीक है। यहां पर प्रिंट कोई फंक्शन नहीं है, तो ये सिंटैक्स एरर्स हैं सारे, ठीक है। तो ये इस एग्जांपल में जो कि सक्सेसफुल रन हो रही है, इसके अंदर अगर हम कोई छोटी मोटी मिस्टेक कर देते हैं जो कि सिंटैक्स फॉलो ना कर रही हो तो वो उसका सिंटैक्स एरर है, जैसे नाम नंबर डाटा टाइप ये सब मिटा दो, ठीक है ना, तो ये कहलाएंगे सिंटैक्स एरर्स। अगर यहां पर मैंने एक ऐसी मिस्टेक कर दी, सिंटैक्स एरर तो सबको समझ में आ रहा है, आसान है काम। अगर मैंने यहां पर एक काम ऐसा कर दिया कि मैंने यहां पर ये एरर है, ठीक है,
अगर यहाँ पर मैंने क्या काम किया, सिंटैक्स एरर तो निकालना आसान है, इन डेटा टाइप हटा दो, ब्रैकेट हटा दो, इस तरह की कोई मिस्टेक कर दो। रन टाइम एरर कैसे पता चलेगा? मिसाल के तौर पे ये लूप चल रहा है 3, मैंने इसे कर दिया 10, अब ये कितने तक चलेगा? i लेस देन 10, इसका मतलब 9 तक, ठीक है, 9 तक चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 0 से स्टार्ट होगा, लेस देन 10 यानी 9 तक लूप चलना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं, चलेगा लूप। लेकिन जब लूप चलने के बाद यहां पर आएगा तो कंपाइल करते वक्त इसमें कोई एरर नहीं आएगा, प्रोग्राम रन होगा, पहली मर्तबा चल जाएगा, 0 इंडेक्स नंबर पे जाकर प्रिंट कर देगा डाटा 2, दूसरी बार चलेगा 1 की वैल्यू होगी, प्रिंट हो जाएगा, तीसरी बार भी चलेगा 3 और 2 पे होगा वैल्यू, तब भी प्रिंट कर देगा। लेकिन क्योंकि 9 तक चलना है तो 9 तक चलने में यहां पर एरे के अंदर एलिमेंट्स नहीं है, एलिमेंट्स सिर्फ 0, 1 और 2 इंडेक्स नंबर के हैं। तो इसके बाद इसे यहां पर एक कुछ इस तरह का एरर आ जाएगा कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, कुछ इससे रिलेटेड एरर आ जाएगा। इसका मतलब है इंडेक्स नंबर जो आप दे रहे हैं वो रेंज से बाहर हो गए, वो यहां पर गिवन नहीं है, क्योंकि ये 0 से 9 तक चलेगा तो 9 तो एलिमेंट यहां है ही नहीं, ये तो 0, 1 और 2 है, सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये जो एरर हमें मिला ये कंपाइल टाइम पे नहीं मिलेगा, ये प्रोग्राम रन होने के बाद मिलेगा। और जब सक्सेसफुली 3 एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे यहां पर, यानी 2, 3, 5 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद ये एरर आएगा हमारे पास। तो ये एरर कहलाया रन टाइम एरर, ठीक है। रन टाइम एरर हमेशा रन होने के बाद पता चलता है सिस्टम को कि अब हमारे पास ये इशू आ गया कि यहाँ एलिमेंट और नहीं है प्रिंट करने के लिए, ठीक है भाई, ये बात समझ में आई। अब इसके बाद लॉजिकल एरर किस तरह से आएगा? लॉजिकल एरर क्या है कि सही में तो ये प्रोग्राम के अंदर लेस देन 3 यानी 0, 1, 2 तक चलना चाहिए इसे, ठीक है। लॉजिकल एरर क्या है कि यहां पर मैंने सिंटैक्स में कोई चेंज नहीं करा, रेंज भी उतनी बिगाड़ी नहीं मैंने इसकी, मैंने कोई ऐसी मिस्टेक कर दी कि मैंने कहा i की वैल्यू जब ग्रेटर देन, सिर्फ लेस देन का साइन मैंने ग्रेटर देन कर दिया, ठीक है। जब लेस देन का साइन मैंने ग्रेटर देन कर दिया तब जो है ना इसमें क्या इशू आएगा, प्रोग्राम रन होगा, सबसे पहले देखेगा i की वैल्यू 0 है, ठीक है, 0 कर देगा ये वैल्यू, उसके बाद अगर कंपेयर करेगा क्या i की वैल्यू 0 से 3 से ग्रेटर है, जबकि मुझे लेस देन 3 करना था, मैंने ग्रेटर देन 3 कर दिया ऐसे, तो ना कंपाइलर को ये एरर लगेगा, ना ही रन करने के बाद उसे ये एरर लगेगा। ये जब प्रोग्राम रन होगा तो ये कहेगा i की वैल्यू 0 हुई, यहां अगर कंडीशन चेक होगी क्या i की वैल्यू 3 से ग्रेटर है, जो कि नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, और वो 0 ही है, वो 3 से ग्रेटर नहीं है, तो लूप चलेगा नहीं, प्रोग्राम बाहर आ जाएगा और कुछ भी आउटपुट नहीं देगा। और हम कितनी भी बार कोड को रन कर लें हमें यही लगेगा भाई ये कोड में ना सिंटैक्स एरर है ना रन टाइम एरर है, कोड में लॉजिकल एरर है। लॉजिकल हमने साइन एक चेंज कर दिया, बाय मिस्टेक कर दिया, लेस देन की जगह ग्रेटर देन कर दिया, जो लॉजिकल हमारी कंडीशन जो है वो गलत हो गई। यहां पर i 0 से स्टार्ट हो रहा है और कंडीशन चेक हो रही है कि i की वैल्यू ग्रेटर देन 3 हो तब आगे कंटिन्यू करना है, जो कि कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि 0 से स्टार्ट है तो ग्रेटर देन 3 हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए ऐसी तरह के एरर को हम लॉजिकल एरर कहते हैं, ठीक है भाई। अगर ये चीज मेरे हिसाब से तो प्रोग्राम रन कर लेना, ये बना के देखना और तीनों इसमें इश्यूज बनाना, ऐसी तो तुम्हें समझ में आ जाएंगे। तो लॉजिकल एरर रिमूव कैसे होगी कि आप इसके ग्रेटर देन को साइन को हटाएं और लेस देन वापस लगा दो, तो अब ये लॉजिकल एरर रिमूव हो गया और अब ये सही होगा। ये एक कोई कंपाइलर नहीं बता सकता था, ठीक है, ये एक इंसान ही समझ के बता सकता है, ठीक है ना। तो ये कुछ तरह के एरर्स होते हैं भाई जो नॉर्मली प्रोग्रामिंग में तुम्हें देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, बाकी तो खैर इसमें जो बेसिक चीजें थी वो तो मैंने बता दी, और बहुत सारी तरह की लैंग्वेजेस आगे से आगे आए चले जा रही हैं, उसमें फिर इस तरह से सारी लैंग्वेज तो मैं फिर डिस्कस भी नहीं कर सकता। मेन ये है कि तुम बेसिक्स, जो बेसिक लैंग्वेजेस हैं, खास तौर सी, जावा और पाइथन, इस कोर्स के हवाले से ये कहूंगा कि इन तीनों को अच्छी तरह से फोकस रख के समझना। अभी इनिशियली तुम्हें शायद सी सीखने को मिल रही है और थोड़ी बहुत पाइथन का पता चला है, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में तुम्हें जावा मिलेगी और यकीनन करनी होगी वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हिसाब से, तो इसलिए सी जैसे ही तकरीबन सिंटैक्स थोड़ा, तो इन तीनों बेसिक पे फोकस कर लोगे तो आगे कितनी भी तरह के फ्रेमवर्क, कितनी भी लैंग्वेजेस बन जाएं, वो सीखना तुम्हारे लिए मसला नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें कोई इशू हो तो फिर पूछ लेना, ठीक है।